हेलो स्टूडेंट्स। आपकी 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कोर्स कंप्लीट हो चुका है आप सबका। अब अपन अपना आज से PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन 2024 में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में, वो सॉल्व करेंगे, मेन एग्जाम का भी एज वेल एज कंपार्टमेंट के एग्जाम का भी। अब अपन पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2024 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज। तो आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर से। और देखिए, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपको पैटर्न पता लगता है कि बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार एग्जाम में सेम टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई बार सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में क्या होता है, रिपीट भी हो जाते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में क्या होता है, रिपीट भी हो जाते हैं। तो इससे आपको पैटर्न पता लगेगा बोर्ड का पैटर्न क्या होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिफोर अपेयरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स को अपन दो पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं चैप्टर में से। तो पार्ट वन में अपन जो करेंगे वो करेंगे जो मेन एग्जाम है आपका 2024 में, जो मेन एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे इश्यू ऑफ शेयर में से, उसके क्वेश्चन। फिर हम इसके सेकंड पार्ट में जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें से जो क्वेश्चंस आए थे इश्यू ऑफ शेयर में से, उसके जो क्वेश्चंस आए थे सेकंड पार्ट में उसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू आया था। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से, आराम से। कह रहे विश्वनाथ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 6,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। तो कह रहे कंपनी है जो अपने 6,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है, कितने में, ₹10 का शेयर है, 10% प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। मतलब कितने में इश्यू हो रहा है, ₹11 में इश्यू हो रहा है। द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। कैसे दे रहे हैं, एप्लीकेशन पे दे रहे हैं ₹3, अलॉटमेंट पे दे रहे हैं 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम ₹1 का है, तो यानी ₹3 में से ₹2 तो शेयर कैपिटल के हैं और ₹1 आपका काय का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं 3 और सेकंड कॉल पे मंगा रहे हैं 2। कह रहा है आशीष द होल्डर ऑफ 200 शेयर पेड द एंटायर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट। कह रहा हमारा एक शेयर है आशीष, जिसको हमने 200 शेयर्स क्या करे थे, अलॉट करे थे। कह रहा है उसने अलॉटमेंट के साथ अपना रिमेनिंग अमाउंट भी डिपॉजिट करा दिया। तो भैया अलॉटमेंट के बाद क्या मंगाना है कंपनी को, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल के ₹3 मंगाने और सेकंड कॉल के ₹2 मंगाने। तो ये ₹3 फर्स्ट कॉल के और ₹2 सेकंड कॉल के, जो ₹5 हैं, ये अमाउंट भी उसने अलॉटमेंट के साथ ही क्या करा, डिपॉजिट करा दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द टोटल अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट वॉज, कि बताओ कंपनी को अलॉटमेंट पे टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कंपनी ने अपने 6,000 शेयर इश्यू करे थे, अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर है, तो 6,000 इंटू 3 के हिसाब से 18,000, 6,000 इंटू 3 के हिसाब से 18,000, जो ₹18,000 हैं ये तो आपको अलॉटमेंट के रिसीव होंगे। और आपका एक शेयरहोल्डर है आशीष, जिसको कंपनी ने 200 शेयर्स अलॉट किए थे, 200 शेयर्स अलॉट किए थे। इसने फर्स्ट कॉल के 3 और सेकंड कॉल के 2, यानी ₹5 भी अलॉटमेंट के साथ ही डिपॉजिट करा दिए। यानी अलॉटमेंट पे ये अमाउंट और रिसीव होगा जो आशीष ने पे करा है। आशीष के 200 शेयर्स थे, इसने फर्स्ट कॉल के 3 और सेकंड कॉल के 2, यानी ₹5 भी इसने अलॉटमेंट के साथ ही क्या करे, डिपॉजिट करा दिए। तो 200 इंटू 5 के हिसाब से अलॉटमेंट पे कंपनी को ₹1,000 कॉल से एडवांस और रिसीव हो गया। तो यानी कितना रिसीव हुआ, 18,000 तो ये, 1,000 ये, यानी कंपनी को अलॉटमेंट पे टोटल कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, 19,000 रिसीव हो रहा है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ कंपनी को अलॉटमेंट पे टोटल कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो कितना रिसीव हो रहा है, 19,000। तो कौन सा ऑप्शन है, बी। कौन सा ऑप्शन है, बी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ₹19,000। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कह रहा है, एम लिमिटेड फोरफिटेड 5000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच। कह रहे कंपनी है, उसने अपने 5000 इक्विटी शेयर्स को फोरफिट कर लिया। ये शेयर 10% प्रीमियम पे इशू हुए थे, ये शेयर जो हैं आपके 10% प्रीमियम पे इशू हुए थे। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, इसने क्या करा, फाइनल कॉल पे नहीं करी 2 रुपीज की, फाइनल कॉल मंगाई नहीं थी 2 रुपीज, जो इसने पे नहीं करी। तो फाइनल कॉल पे नहीं करी, इसका मतलब शेयर फुल्ली कॉल्ड अप हो चुका है, कंपनी ने पूरे 10 रुपीज कॉल्ड कर ली है, राइट। कह रहे द मिनिमम अमाउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी री इशूड एज फुल्ली पेड अप। कह रहे कंपनी इन फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा री इशू करना चाहती है, तो वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ कितने मिनिमम अमाउंट में, कितने मिनिमम अमाउंट में कंपनी इन शेयर्स को री इशू कर सकती है। तो यानी कंपनी अगर इनको री इशू करेगी तो डिस्काउंट पे री इशू हो सकते हैं शेयर। तो भैया मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है, पता है क्या आपको, कि जब एक शेयर कंपनी री इशू करती है तो उसमें मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आंसर क्या होता है, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। कि जब शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो शेयर्स को फॉरफिट करते समय जो अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो जब अपन ने इस शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट करे होंगे तो फॉरफीचर में कितना क्रेडिट करा होगा, उतना मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो। तो इसकी फॉरफीचर की एंट्री क्या करी होगी, जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, किससे, कॉल्ड अप कैपिटल। तो यहाँ पे पूरे 10 रुपीज कॉल्ड अप में कंपनी ने फाइनल कॉल तक का पैसा मंगा लिया है, मतलब शेयर पूरा 10 रुपीज कॉल्ड अप है। क्या पे नहीं करा, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल पे नहीं करी टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे 5000 इंटू 2 रुपीज पे नहीं करे। तो आउट ऑफ 10 कंपनी ने 2 रुपीज की फाइनल कॉल पे नहीं करी है, यानी रिमेनिंग 8 रुपीज ये शेयर होल्डर पे कर चुका है। और जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है शेयर होल्डर से, जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है वो अमाउंट कंपनी क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है। तो टू शेयर फॉरफीचर 5000 इंटू 8 के हिसाब से ये अमाउंट इसका फॉरफिट हो जाएगा। तो यानी शेयर्स को फॉरफिट करते समय ये अमाउंट आपने क्रेडिट किया है, यानी एक शेयर पे 8 रुपीज क्रेडिट करें, यानी मैक्सिमम कितने रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, 8 रुपीज तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। अभी बताया मैंने कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो जब इसके शेयर फॉरफिट करे तो हमने फॉरफीचर पे एक शेयर पे 8 रुपीज क्रेडिट किया है, तो मैक्सिमम 8 रुपीज तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। आपसे क्या पूछा था, मिनिमम प्राइस क्या होगी री इशू की, तो 10 का शेयर है, मैक्सिमम डिस्काउंट 8 का दिया जा सकता है। तो 10 का शेयर है, मैक्सिमम 8 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी शेयर मिनिमम 2 रुपीज में इश्यू हो जाएगा। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है कि कितना अमाउंट होगा। तो 5000 शेयर है, मिनिमम 2 रुपीज में शेयर इश्यू होगा, यानी मिनिमम कितने अमाउंट में शेयर को री इशू कर सकते हैं, 10,000 रुपीज में शेयर को मिनिमम अमाउंट में री इशू कर सकते हैं। तो कहा है 10,000, ये रहा बी ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा ₹10,000। क्लियर है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दोबारा भी आ सकता है एमसीक्यू में, कि शेयर्स को मिनिमम जब री इशू करते तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपके भी एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज। तो याद है क्या, आपने आपने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को 5 जगह यूटिलाइज कर सकते हो। तो कह रहा है इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से कहां पर आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन क्या है, फॉर बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, बिल्कुल अपने शेयर्स को बायबैक करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फिर लिखा है इश्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप बोनस शेयर। तो भैया बोनस शेयर इश्यू करने में सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन वो कौन से बोनस शेयर होते हैं, वो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर होते हैं। अगर एक कंपनी फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इश्यू कर रही है
तो उस केस में वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकती है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, पार्टली पेड अप। तो भैया पार्टली पेड अप शेयर इशू करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो उसका वैसे तो आंसर क्या निकल के आ गया, बी। एक बार सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बिल्कुल, कि अगर शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने में अगर कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फिर लिखा है फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिल्कुल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, बी, कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन पार्टली पेड अप बोनस शेयर इशू करने में नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, इशू ऑफ पार्टली पेड अप बोनस शेयर। लेकिन अगर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, बी। क्लियर है? ये 2024 मेन में आया था, एमसीक्यू 1 मार्क का। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ वेंडर इशू फुल्ली पेड अप शेयर 1,25,000, वेंडर है, हमने कोई एसेट्स खरीदे होंगे, तो कह रहा है उसको एज अ कंसिडरेशन हम 1,25,000 के शेयर्स इशू कर रहे हैं इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 1,50,000। ठीक है, यानी हमने 1,50,000 के नेट एसेट्स परचेज करे, उसके बदले में वेंडर को 1,25,000 के शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो आपसे कह रहा है जो बैलेंस है ना 25,000 का, इसको आप कहां पे क्रेडिट करोगे? तो भैया अपन ने असेट्स कितने परचेज करें, 1,50,000, इसके बदले में कंसिडरेशन में 1,25,000 के ही इक्विटी शेयर दे रहे हैं, 1,25,000 के ही शेयर्स दे रहे हैं। तो 1,50,000 इसका मतलब क्या समझ में आया, कि हमने 1,50,000 की असेट्स 1,25,000 में ही परचेज कर लिए। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया 25,000 का। तो ये जो प्रॉफिट है ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, एंड कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये जो 25,000 ही पूछा था कहाँ क्रेडिट होगा, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो कहाँ है भैया ऑप्शन कैपिटल रिजर्व, ये रहा सी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या होगा, सी, कैपिटल रिजर्व। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स का आया था। कितने मार्क्स का आया था, 3 मार्क्स का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है मनिका लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर रुपीज 100 ईच। कह रहा है मनिका लिमिटेड ने 500 शेयर फोरफिट कर लिए 100 ईच के। क्यों फोरफिट करे, क्यों फोरफिट करे? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर। कह रहा है शेयर होल्डर ने, कंपनी ने 500 शेयर फोरफिट करे। क्यों फोरफिट करे? क्योंकि एक तो इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी ₹20 की, एक इसने सेकंड कॉल नहीं दी 25 रुपीज की, इसलिए इसके शेयर क्या करे, कंपनी ने फोरफिट कर लिए। तो 100 में से 20 और 25 45 रुपीज पे नहीं करें, यानी इससे पहले का जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है वो पे कर चुका होगा। तो इस शेयर होल्डर ने 100 का शेयर था ना, तो 20 और 25 45 तो ये हो गए, तो 100 में से 45 तो पे नहीं करे। तो फर्स्ट और सेकंड कॉल के पहले और क्या मंगवाते हैं, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगाते हैं। तो इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 55 रुपीज क्या करें, पे कर दिए हैं। ठीक है ना? चलो आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, 250 ऑफ द शेयर वर री इशू। कह रहा है इस 500 शेयर फोरफिट करे, बट इसमें से 250 शेयर ही री इशू कर रहे हैं। कैसे, ₹50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। इसमें से 250 शेयर री इशू कर रहे हैं, ₹50 ईच, फुल्ली पेड अप। भैया फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिसको भी शेयर री इशू करे ना, उससे ये फुल एंड फाइनल अमाउंट अपने मंगा लिया, अब आगे और कुछ नहीं मंगाएंगे। तो बात आती है शेयर की वैल्यू तो 100 रुपीज थी, आप कह रहे हो बस 50 रुपीज देके खत्म कर दिया, अब आगे कुछ नहीं मंगाएंगे। तो इसका मतलब ये है 100 का शेयर 50 रुपीज में री इश्यू हो रहा है, यानी आपने सामने वाले को, जिसको भी शेयर री इश्यू करें, आपने उसको 50 रुपीज के डिस्काउंट में इन शेयर्स को क्या करा है, री इश्यू कर दिया है। अब कह रहा है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। कह रहे हैं इसके फोरफीचर की और री इशू की एंट्री करनी है। देखो एग्जाम में एक चीज का ध्यान रखना है
कि लास्ट में एक बार पढ़ लेना है भैया करना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। जो करना है वो जो पूछा गया है वही हमें करना है। कि इसमें बोलता है शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना, तो हमें वही बनाना था। अब इसमें आपसे कह रहा है एंट्रीज पास करनी है, सारी नहीं, केवल फोरफीचर की और री इशू की आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो चलिए सबसे पहले कह रहा है फोरफीचर की एंट्री पास करो। तो सबसे पहले अपन शेयर्स को फोरफीचर की एंट्री पास करते हैं। तो फोरफीचर की क्या एंट्री होती है, जब भी शेयर्स फोरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। और किससे डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल से। तो कह रहा है इसने क्या नहीं दिया, इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से कितना अमाउंट मंगा लिया है। तो कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मंगा ली है, फर्स्ट मंगा ली, सेकंड मंगा ली, मंगाई तभी तो नहीं दी, यानी कंपनी ने पूरे 100 रुपीज कॉल्ड कर ली है। तो शेयर कैपिटल, जब भी शेयर फोरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, किससे डेबिट होता है, कॉल्ड अप कैपिटल। तो 500 शेयर फोरफिट करे, कॉल्ड अप कैपिटल है 100 रुपीज, तो कितने हो गए, 50,000 हो गए, ठीक है। फिर क्रेडिट किसको करते हैं, जिन कॉल का पैसा नहीं आया उनको क्रेडिट करते हैं एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर। तो क्या नहीं दिया था इसने, फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज नहीं दिए थे, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 500 इंटू 20, 10,000। फिर इसने सेकंड कॉल नहीं दी थी, तो टू शेयर सेकंड कॉल पे 25 पे नहीं करें, तो 500 इंटू 25, 12,500। और क्या क्रेडिट होता है, शेयर्स को फोरफिट करते समय और क्या क्रेडिट करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या क्या फॉरफिट होता है, जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो सारा कैपिटल अमाउंट हम उस शेयर होल्डर का क्या करते हैं, कंपनी फॉरफिट कर लेती है। तो भैया इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 55 रुपीज पे करें, तो ये 55 रुपीज हम इसके क्या करेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500 इंटू 55, 27,500। अच्छा आपको पता है क्या, व्हाट इज द नेचर ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। एमसीक्यू में आ सकता है आपके एग्जाम में कि शेयर फॉरफीचर का क्या नेचर होता है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, राइट। अब आगे क्या कह रहा था भैया, रीइश्यू की भी एंट्री करनी है। तो इन 500 में से 500 शेयर फॉरफिट करें, तो सारे शेयर रीइश्यू नहीं करें, केवल 250 शेयर ही रीइश्यू करें। वो भी कैसे, 50 ईच फुल्ली पेड अप। तो शेयर है 100 का, 50 रुपीज में रीइश्यू कर रहा है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब आगे और कुछ नहीं मंगाएंगे, 50 मंगा लिया, अब आगे फाइनल और कुछ नहीं मंगाएंगे। तो 100 का शेयर 50 में रीइश्यू हो रहा है, यानी 50 रुपीज का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो शेयर री इश्यू हो रहा है डिस्काउंट पे, तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 250 इंटू 50, 12,500 आ रहे हैं। 250 शेयर री इश्यू हो रहे हैं 50 रुपीज में, 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो ये शेयर फॉर फीचर से राइट ऑफ होता है। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 250 इंटू 50 जो डिस्काउंट का अमाउंट है, और टू शेयर कैपिटल, कंपनी की कैपिटल 250 शेयर से बढ़ जाएगी और ₹100 ईच, 25,000। अब इसके बाद एक एंट्री और होती है, वो होती है, चाहे यहाँ पे बोली नहीं है वो काहे की, कि जो शेयर आपने री इश्यू कर दिए हैं, तो 500 में से 250 शेयर री इश्यू कर दिए, तो उन री इश्यूड शेयर्स का अगर इस फोर फीचर अकाउंट में अगर कोई बैलेंस है, तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो वो एंट्री हमें करनी है, चाहे यहाँ पे बोले या ना बोले, वो एंट्री साथ में होती है। जब भी शेयर री इश्यू होगा तो उसके तुरंत बाद वो एंट्री होती है, वो री इश्यू की एंट्री का ही पार्ट होता है। क्या, कि अगर जो शेयर आपने री इश्यू कर दिए उसका फोर फीचर में अगर कोई बैलेंस है, जो शेयर आपने री इशू कर दिया उसका इधर फोर फीचर अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बच गया है, तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। किसका, केवल जो फोरफिटेड शेयर री इशू में उसका। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू, और माइनस क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना क्रेडिट करा है, 27,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितने शेयर फॉरफिट करें, 500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू, कितने शेयर री इशू करें, 250, और भैया माइनस क्या करना है, डिस्काउंट ऑन री इशू। तो ये आपका डिस्काउंट है कितना, 12,500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1250।
तो जो शेयर 250 शेयर आपने री इशू कर दिए, उसका इस फोरफीचर अकाउंट में अभी 1250 का बैलेंस बचा हुआ है, तो दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एग्जाम में आएगा तो नरेशन भी लिखने, मैंने नहीं लिखे, एग्जाम में आपको नरेशन लिखने, बीइंग शेयर फोरफिटेड, बीइंग शेयर री इशू और बीइंग बैलेंस ऑफ फोरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बताओ समझ में आया? ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आया था। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? पढ़ते हैं चलिए। क्या कह रहा है? रोनित लिमिटेड वर रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹75 लाख। कह रहा है रौनक लिमिटेड है, इसकी रजिस्टर्ड कैपिटल, इसकी ऑथराइज कैपिटल है 75 लाख की, जिसमें 75,000 इक्विटी शेयर है 100 ईच के। कह रहा है कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर। कह रहा है कंपनी ने अपने 45,000 शेयर्स क्या करे? इशू करने का डिसाइड कराए। ऑथराइज कैपिटल तो कितनी है? 75। आउट ऑफ 75 कंपनी अपने 45,000 शेयर्स क्या कर रही है? इशू करने का डिसाइड कराए। कैसे देना ये अमाउंट? द अमाउंट वाज पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल, और जो बैलेंस है वो फाइनल कॉल पे मंगाएंगे। तो कंपनी ने तो 45,000 शेयर इशू करे थे, लेकिन आपको 42,000 की ही एप्लीकेशन रिसीव हुई है। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, क्योंकि अब अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। 45,000 शेयर इशू करने थे, 42,000 की एप्लीकेशन आई, तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो सभी को शेयर्स क्या हो गए? पूरे 42,000 को शेयर्स अलॉट हो गए। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? 4वीं, टू हुम 3,300 शेयर्स वर अलॉटेड। करेक्ट शेयरहोल्डर है 4वीं, जिसको 3,300 शेयर्स अलॉट हुए थे, फेल टू पे बोथ द कॉल्स, मतलब उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी और सेकंड कॉल भी पे नहीं करी, एंड हर शेयर वर फोरफिटेड, और कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या करा? फोरफिट कर लिया। कह रहे प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट of the company as per schedule 3rd part 1 of the company's act 2013। कह रहे नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको बैलेंस शीट के अंदर, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर केवल शेयर कैपिटल प्रेजेंट करनी है, जनरली ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है 3 या 4 मार्क्स का। तो ध्यान से समझिएगा, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, मान के चलिए आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है, तो उससे पहले आपको इनको कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, वो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। वो एग्जाम में आप कैलकुलेशन वर्किंग नोट बना के रफ में कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अदरवाइज इसमें कह रहा है कि केवल आपको बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी है नोट्स टू अकाउंट्स के साथ। ठीक है ना? तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पता करना होता है कि जो टोटल शेयर अभी इशू में, उसमें से कितने शेयर्स हैं जिनका कंपनी ने फुल्ली कॉल्ड कर लिया और शेयर होल्डर ने फुल्ली अमाउंट पे कर दिया है, और पार्टली पेड अप शेयर कितने हैं कि कंपनी ने तो मंगा लिया बट शेयर होल्डर ने नहीं दिया। और तीसरी चीज आपको ये पता बैलेंस शीट में ये शो करनी होती है कि अगर शेयर फोरफिट हुए तो आपके शेयर फोरफीचर का कितना बैलेंस है, वो बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तो यहाँ पे 4वीं के शेयर फोरफिट हुए, तो अपन पहले एक बार देखते हैं कि जब 4वीं के शेयर फोरफिट हुए तो उस केस में फोरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ। तो भैया 4वीं के शेयर आप क्यों फोरफिट कर रहे हो? 4वीं के आप 3,300 शेयर फोरफिट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उसने एक तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया था 25 का, और सेकंड कॉल रिमेनिंग अमाउंट 15 रुपीज बचा था सेकंड कॉल का, वो नहीं दिया था। यानी ये एप्लीकेशन के 30 रुपीज पे कर चुकी है और अलॉटमेंट के भी 30 रुपीज पे कर चुकी है। तो इसके शेयर फोरफीचर की एंट्री क्या होगी? मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये पूछी नहीं है, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ ये एंट्री। तो जब भी शेयर फोरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। तो पूरे 100 रुपीज कॉल्ड अप है, तो 3,300 इंटू 100 के हिसाब से 3,30,000 हो गए। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए? 25 रुपीज नहीं दिए, तो 3,300 इंटू 25 के हिसाब से 82,500 नहीं दिए। और क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल भी नहीं दी, तो 3,300 इंटू 15 के हिसाब से 49,500 सेकंड कॉल के नहीं दिए। और शेयर फोरफिट करते समय और क्या क्रेडिट होता है? शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है। किससे? जो कैपिटल अमाउंट रिसीव हो गया उससे। तो ये क्या दे चुके?
एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये दोनों मिला के 60 रुपीज ये दे चुकी है, तो ये 60 रुपीज का जो कैपिटल अमाउंट है ये हम इसका फोरफिट कर लेंगे। तो टू शेयर फोर फीचर 3300 इंटू 60, तो 1,98,000 क्या होंगे, फोरफिट हो जाएंगे, रुपीज इसके फोरफिट हो जाएंगे। तो आपके शेयर फोर फीचर का बैलेंस कितना है अभी, 1,98,000। रीइशू वगैरह तो हुए नहीं, तो आपके शेयर फोर फीचर में कितना बैलेंस है, 1,98,000। ठीक है, अब शेयर्स कितने रह गए, कितनी एप्लीकेशन आई थी, 42,000 एप्लीकेशन आई थी। तो 42,000 एप्लीकेशन आई थी, आउट ऑफ 42,000 आपने ये 3300 शेयर्स को फोरफिट कर लिया, तो अब रिमेनिंग शेयर्स कितने रह गए, 38,700। तो ये जो 38,700 शेयर्स हैं, इनसे कंपनी ने क्या करा है, फुल अमाउंट कॉल्ड कर लिया है। पूरे कितने का शेयर है, 100 का, तो कंपनी ने पूरे 100 रुपीज कॉल्ड कर लिए हैं, और इन 38,700 शेयरहोल्डर्स ने पूरे 100 रुपीज पे भी कर दिए हैं। तो ये फुल्ली कॉल्ड अप और फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए। समझ में आ गई बात। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ये दो फिगर्स याद रखिएगा कि इनकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 75,000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच की, और इशूड कितने कर रहे हैं, 45,000 शेयर इसमें से इशू कर रहे हैं। तो कैसे बनेगी बैलेंस शीट, ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। कहाँ पे दिखाते हैं, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, कौन सा हेड होता है, शेयरहोल्डर फंड, और कौन सा हेड सब हेड होता है, शेयर कैपिटल। इसके लिए अपन ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। इस नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखी जाती है, ऑथराइज कैपिटल। याद है क्या कितनी थी, 75,000 शेयर्स और ₹100 ईच, ये ऑथराइज कैपिटल थी। कितनी हो गई, 75 लाख। यहीं पे इसका टोटल कर देंगे 75 लाख, सॉरी। इशूड, तो याद है क्या 75 में से कितने शेयर इशू करे थे, 45,000 शेयर इशू किए थे। क्या डिसाइड हुआ था, 45,000 शेयर इशू करेंगे। तो 45,000 शेयर ₹100 ईच कितने हो गए, 45 लाख रुपीस के हो गए। इसको भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके दो पार्ट होते हैं, ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है इसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में कौन से शेयर लिखे जाते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। क्या मतलब होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का, इस कैटेगरी में आप वो शेयर्स लिखोगे जो कंपनी की तरफ से फुल्ली कॉल्ड अप है। फुल्ली कॉल्ड अप है मतलब 100 का शेयर था, कंपनी ने पूरे 100 रुपीज डिपॉजिट कराने के लिए शेयर होल्डर को बोल दिया है, ठीक है ना, और शेयर होल्डर ने भी पूरे 100 रुपीज पे कर दिए हैं, तो वो नंबर ऑफ शेयर आप इस कैटेगरी में लिखेंगे। तो जैसे अभी अपन देख रहे थे कि ये 38,700 शेयर्स हैं, 42,000 की एप्लीकेशन आई थी, 3,300 शेयर फॉरफिट हो गए थे, तो ये 38,700 शेयर हैं जो फुल्ली कॉल्ड अप हैं, फुल्ली पेड अप हैं। तो इन्हीं को आप यहाँ पे लिखोगे, 38,700 शेयर ₹100 ईच, कितने हो गए, 38,70,000। फिर नेक्स्ट लिखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पे कौन से लिखते हैं, यहाँ पे वो नंबर ऑफ शेयर आते हैं जो या तो कंपनी की तरफ से फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है मतलब 100 का शेयर है, कंपनी ने 80 रुपीज ही मंगाए, तो आप इस कैटेगरी में लिखेंगे। और कंपनी ने तो 100 मंगा लिए, बट शेयर होल्डर ने अभी 100 रुपीज पे नहीं करे और शेयर फॉरफिट भी नहीं हुए। कंपनी ने तो 100 मंगा लिए, बट शेयर होल्डर ने 100 पे नहीं करे और शेयर्स को फॉरफिट भी नहीं करा है, यानी अभी कॉल से एरर ही चल रहा है, तो उस कैटेगरी के शेयर आप यहाँ पे लिखोगे। तो अभी जो क्वेश्चन है इसमें इस कैटेगरी के कोई शेयर्स नहीं है, 4वीं के शेयर्स थे वो फॉरफिट हो चुके हैं। यहाँ पे कॉल से एरर तब तक ही रहता है जब तक शेयर्स फॉरफिट नहीं हो जाते, और जैसे ही शेयर फॉरफिट होता है कॉल से एरियर अकाउंट क्लोज हो जाता है, तो इसलिए इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। फिर लास्ट में यहाँ क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर। क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर। तो शेयर फॉर फीचर में ये अमाउंट क्रेडिट किया था 1,98,000, तो इसी को लिख देंगे 1,98,000। इसका टोटल करेंगे कितना आ रहा है, 40,68,000। इसी को ऊपर आप यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखा दोगे करंट ईयर में। तो इस तरीके से एक कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार जनरली हर बार 3 या 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। और एक एमसी क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें वो आपसे क्या पूछता है, बताओ कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर कितने हैं, तो उसका आपका आंसर क्या होगा, 38,70,000, नॉट
40,68,000। तो अगर एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाए ना ये कि व्हाट इज सब्सक्राइब इन फुल्ली पेड अप कैपिटल, तो आपका आंसर क्या होगा 38,70,000, नॉट दिस 40,68,000। तो एग्जाम में अगर एमसीक्यू है तो थोड़ा पढ़ लेना ध्यान से कि अगर ये पूछा है सब्सक्राइब इन फुल्ली पेड अप तो आपको ये अमाउंट लिखना है 38,70,000। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने मार्क्स का है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। क्या लिखा है? लेजल इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच। तो एक कंपनी है जो अपने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है रुपीज 10 ईच के एट 20% प्रीमियम। तो 10 का शेयर है 20%, तो 10 का 20% 2 रुपीज होता है, यानी शेयर 12 रुपीज में इशू किया जा रहा है। द अमाउंट पर शेयर पेबल एज फॉलोज। कह रहे 5 रुपीज मंगाएंगे एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम मंगाएंगे अलॉटमेंट पे। तो 4 रुपए मंगा रहे हैं काय पे? अलॉटमेंट पे, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो 4 में से 2 रुपीज का तो प्रीमियम हो गया, तो 2 रुपीज की क्या हो गई? शेयर कैपिटल हो गई। बाकी का बैलेंस अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाएंगे, यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों एक साथ है, वो बैलेंस अमाउंट मंगाएंगे। कह रहे 3,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,20,000 शेयर्स। तो 2 लाख शेयर इशू करने थे, 3,20,000 एप्लीकेशन आ गई, क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सबको तो अब शेयर्स अलॉट होंगी नहीं, तो क्या किया? आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वर रिजेक्टेड। 3,20,000 में से 20,000 को कह रहे रिजेक्ट कर दिया, मतलब रिफंड कर दिया पैसा, कुछ शेयर नहीं दिए। और जो रिमेनिंग 3 लाख बच गए एंड शेयर वर अलॉटेड प्रो रेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो 3,20,000 में से 20,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, और जो रिमेनिंग 3 लाख बचे उनको ये 2 लाख शेयर्स क्या करे? अलॉट कर दिए। ठीक है? कह रहे कविता एंड एप्लीकेंट। क्या है ये एप्लीकेंट? मतलब एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर, मतलब कविता जिसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। एप्लीकेंट मतलब जिसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कह रहा है फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। कह रहा है इसने अलॉटमेंट और कॉल मनी का पैसा डिपॉजिट नहीं कराया एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड, और कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। अब करना क्या है? कह रहा है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ कंपनी। समझ में आया क्या क्वेश्चन? 6 मार्क्स का आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक फटाफट समरी देख लेते हैं क्वेश्चन की। कंपनी 2 लाख शेयर इशू करी है, 10 का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम के हिसाब से 12 में इशू हो रहा है। एप्लीकेशन पे 5 मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 4 मंगा रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो 4 में से 2 कैपिटल हो गया और 2 प्रीमियम हो गया। फर्स्ट कॉल पे बैलेंस मंगा रहे थे, तो एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 4, 9 हो गए। तो 12 में से 9 आ गए, बैलेंस कितना बच गया? 3। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 मंगा रहे थे। 3,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, इसमें से 20,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, और जो रिमेनिंग 3 लाख है उनको ये 2 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए। फिर कह रहा है शेयरहोल्डर है कविता, जिसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कह रहा है इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, और फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। अब कह रहे हैं इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री काय की पास होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो कितनी एप्लीकेशन आई है? कितनी एप्लीकेशन आई है? 3,20,000, और एप्लीकेशन मनी कितना है? ₹5 पर शेयर। तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 इंटू 5 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,20,000 इंटू 5। सेकेंड एंट्री करेंगे काय की? शेयर्स को अलॉट करने की। शेयर्स को अलॉट करने की। तो कितने शेयर्स अलॉट करने? हमें 2 लाख शेयर्स ही अलॉट करने। भले ही एप्लीकेशन 3,20,000 की आ गई, बट शेयर्स तो कितने अलॉट होंगे? जो पहले से डिसाइडेड थे, डेट इज 2 लाख। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 5 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 5। अब मन में कुछ डाउट आ रहा होगा, अभी क्लियर करता हूं, 5 मिनट रुको। तो शेयर्स अलॉट हो गए। नेक्स्ट एंट्री काय की पास करेंगे? अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 4।
अब आउट ऑफ 4 ₹2 काय के हैं, शेयर कैपिटल के, तो 2 शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 2 एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख इंटू 2। 4 में से 2 कैपिटल के थे, वो कैपिटल में क्रेडिट हो गए, और ₹2 प्रीमियम के थे तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अब नेक्स्ट एंट्री काय की होनी चाहिए थी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि हमें 2 लाख शेयर इश्यू करने थे और 3,20,000 एप्लीकेशन आ गई, तो भैया ये 1,20,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई हैं। तो ये जो 1,20,000 की एप्लीकेशन आपको एक्सेस में रिसीव हो गई, तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया, इसका क्या करा, तो इसको हम एडजस्ट करते हैं कहां पर, या तो अलॉटमेंट पे, या फर्स्ट कॉल पे, या फिर रिफंड कर देते हैं। तो हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करने से पहले अपन ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, इस अमाउंट को आगे आपने कहाँ एडजस्ट करा है, उसकी हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन बनाते हैं वर्किंग नोट। कैसे बनेगा ये वर्किंग नोट, फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, कि टोटल कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। फिर सेकंड कॉलम में लिखेंगे एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, कि जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उसमें से कितना अमाउंट आपने एप्लीकेशन पे एडजस्ट करा, फिर इसमें से कितना अमाउंट आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, फिर इसमें से कितना अमाउंट आपने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करा, और फिर कितना अमाउंट आपने रिफंड कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए कैटेगरी बी। पहले ए कैटेगरी की बात करते हैं। तो ए कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन आई थी, 20,000 एप्लीकेशन आई थी, और एप्लीकेशन मनी कितना है, ₹5 पर शेयर है। तो 20,000 इंटू 5 के हिसाब से कितने आए, ₹1,00,000 आए। कितने आए, ₹1,00,000 आए। क्या दिया है इस कैटेगरी में, क्या दिया, कुछ नहीं दिया, नील, कुछ नहीं दिया। तो यानी ये 1,00,000 ना तो एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा, ना अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, ना फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा, कुछ नहीं दिया। तो ये पूरा पैसा हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। पूरा 1,00,000 क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। समझ में आई बात। अब कैटेगरी बी, कितनी एप्लीकेशन आई है, 3,00,000 एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन मनी 5 पर शेयर है। तो 3,00,000 इंटू 5 के हिसाब से 15,00,000 रुपीज आए। क्या दिया है, बी कैटेगरी में 3,00,000 एप्लीकेंट्स को क्या दिया है, 2,00,000 शेयर्स दिए हैं। तो यानी 2,00,000 इंटू 5 के हिसाब से इनके 10,00,000 रुपीज, 15 में से 10,00,000 रुपीज, 15 में से 10,00,000 रुपीज इनके एडजस्ट हो गए कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो 15 में से 10 यहाँ एडजस्ट हो गए, रिमेनिंग कितना बचा है, 5,00,000 रुपीज बचे हैं। अभी क्या करना है 5,00,000 का, अभी आगे इनसे अलॉटमेंट मंगाना है ना। तो अलॉटमेंट कितना है, 4 पर शेयर। तो 2,00,000 इंटू 4 के हिसाब से अलॉटमेंट पे कितने मंगाने, 8,00,000 रुपीज मंगाने। लेकिन अमाउंट मेरे पास, अमाउंट तो 5,00,000 ही है, तो उसका मतलब ये पूरे के पूरे 5,00,000 रुपीज का एडजस्ट हो जाएंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। अगर ये 8,00,000 से ज्यादा होते तो मैं इसको का एडजस्ट करता फर्स्ट कॉल पे। तो भैया अलॉटमेंट पे 8,00,000 मंगाने, मेरे पास तो 5,00,000 ही है एक्स्ट्रा अमाउंट, तो ये पूरा का पूरा 5,00,000 का एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल के लिए कुछ नहीं बचा, और ना कोई अमाउंट यहाँ पे इस कैटेगरी में रिफंड होगा। समझ में आई क्या बात। तो अब क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किससे करते हैं, जो एक्सेस एप्लीकेशन आती है। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आई है, 2,00,000 शेयर इशू करने थे, 3,20,000 एप्लीकेशन आ गई। तो 1,20,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई, एप्लीकेशन मनी है 5 पर शेयर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 इंटू 5, तो यानी 6,00,000 रुपीज आपके पास एक्सेस में रिसीव हुआ था। क्या करा, आउट ऑफ 6,00,000 5,00,000 तो हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, तो 2 शेयर अलॉटमेंट 5,00,000, और 1,00,000 रुपीज कर दिया हमने रिफंड। तो टू बैंक अकाउंट कितना, 1,00,000। समझ में आई क्या बात। अब आप क्या करते हैं, जनरली ये एंट्री, ये एडजस्टमेंट इस सेकंड एंट्री के साथ ही कर देते हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एंट्री मैंने अलग से करी है, आप ये एंट्री, ये एडजस्टमेंट आप इस सेकंड एंट्री के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अलग अलग करवाता हूँ, आप इसके साथ भी कर सकते हैं, एग्जाम में दोनों भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे करें। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करना था, बट एक चीज और हुई, क्या कह रहे, कविता जिसको 15,000, जिसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कह रहा अलॉटमेंट नहीं दिया उसने। तो कविता कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगी, ए से या बी से, तो ए से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ए में तो किसी को कुछ मिला ही नहीं।
तो कविता कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रही है? कविता बी कैटेगरी को बिलोंग कर रही है, और इसने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो कह रहा है इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो अपन ने वर्किंग नोट बनाया था, तो इस वर्किंग नोट में अपन देख रहे हैं सब लोगों का कुछ पैसा अलॉटमेंट पे आ चुका है एडवांस में, सब लोगों का कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडवांस में आ चुका है, यानी इस कविता का भी आ गया होगा। तो फिर यहाँ क्यों लिखा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया? ये इसलिए लिखा है कि कविता का भी कुछ पैसा अलॉटमेंट तो एडवांस आ गया, लेकिन जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है ना अभी, वो कविता ने पे नहीं करा, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो बात आती है कैसे कैलकुलेट करोगे कि कविता का कितना पैसा अलॉटमेंट पे आ चुका है और कितना बैलेंस नहीं आया, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले ये क्या है, इसके 15,000 शेयर्स अप्लाइड, ये तो अप्लाइड शेयर्स हैं, यानी कविता ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ये वो हैं। आपको निकालना पड़ेगा क्या कि कंपनी ने इसको कितने शेयर्स अलॉट करे हैं। तो ये बी कैटेगरी से बिलोंग कर रही है जहां पे प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट हुआ है। तो कैसे निकालोगे? जब 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है तो अलॉटेड कितने? 2 लाख। अगर 1 होता तो कितना होता? 2 लाख अपॉन 3 लाख। और अगर 15,000 शेयर्स हैं तो क्या होगा? 2 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 15,000, यानी कितने हो गए? 10,000 शेयर्स। यानी इसने कंपनी से मांगे तो 15,000 शेयर्स थे, बट कंपनी ने इसको 10,000 शेयर्स ही क्या करे थे? अलॉट करे थे। आई क्या बात समझ में? देखो अब 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो एप्लीकेशन मनी कितना है? एप्लीकेशन मनी है 5 पर शेयर। तो स्टार्टिंग में इसने कितना पे करा होगा? 15,000 इंटू 5 के हिसाब से कविता ने स्टार्टिंग में कंपनी को 75,000 दिए होंगे। कंपनी ने क्या दिया? कंपनी ने इसको ये 10,000 शेयर्स दिए, तो यानी इसका 10,000 इंटू 5 के हिसाब से 10,000 इंटू 5 के हिसाब से 50,000 इसका कहाँ एडजस्ट हो गया? एप्लीकेशन पे। तो 75 में से 50,000 एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, तो रिमेनिंग 25,000 रुपीज इसका कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। तो 75,000 दिए थे कविता ने, आउट ऑफ 75 50,000 इसके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे, जो रिमेनिंग बचे 25,000 ये पैसा इसका अलॉटमेंट पे एडवांस में आ चुका है। समझ में आई बात? तो बात आती है कितना मंगाना था, कितना आया कितना नहीं आया, वो कैसे निकालें? तो कविता को 10,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, अब आगे से अलॉटमेंट के 4 मंगाने, तो अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 10,000 इंटू 4, 40,000 मंगाने कविता से। भैया 40 में से 25,000 कविता के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा? 40 में से 25,000 रुपीज ऑलरेडी आ चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा? 15,000 बचा। तो ये जो रिमेनिंग 15,000 बचे ये कविता ने पे नहीं करें, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। समझ में आई बात? ठीक है, अब यहां पे अपन एक चीज और चेक कर लेते हैं जो अभी आगे काम आएगी। क्या? कि हम अलॉटमेंट पे 4 रुपीज मंगा रहे हैं, तो 4 में से 2 रुपीज शेयर कैपिटल के और 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कविता ने अलॉटमेंट पे जो 4 है, 4 में से 2 कैपिटल है और 2 प्रीमियम है, तो कविता ने अलॉटमेंट पे कितना कैपिटल अमाउंट पे नहीं कराए और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं कराए, वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं अलग अलग। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट काम आएगा। कहां पे काम आएगा? अभी कविता की शेयर फोरफिट करने हैं, तो वहां पे काम आएगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे? कविता से अलॉटमेंट पे 4 रुपीज मंगा दें, आउट ऑफ 4 2 रुपीज का है? शेयर कैपिटल का। तो कविता को 10,000 शेयर दिए थे, 2 रुपीज शेयर कैपिटल के, मतलब कविता से अलॉटमेंट पे 20,000 तो मुझे शेयर कैपिटल का मंगाना था, और 4 में से 2 तो कैपिटल हो गई, बाकी 2 काय के मंगाने थे? सिक्योरिटीज प्रीमियम के। तो 10,000 इंटू 2 के हिसाब से 20,000 काय का मंगाना था? सिक्योरिटीज प्रीमियम का मंगाना था। ठीक है क्या? इस तरीके से 40,000 मंगाने थे। अब कविता का ये 25,000 एडवांस आया था अलॉटमेंट पे। अब यहाँ पे अपन इस एक अजम्पशन लेते हैं, अज्यूम करते हैं एक चीज। क्या? कि अलॉटमेंट पे जो अमाउंट आपको एडवांस में रिसीव होता है, और अलॉटमेंट पे आप क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी प्रीमियम भी मंगा रहे हो, तो अपन ये अज्यूम करते हैं कि जो अलॉटमेंट पे पैसा एडवांस आया है वो पैसा पहले कैपिटल के लिए आया है,
और कैपिटल के बाद बचेगा तो मानेंगे वो पैसा किसके लिए आया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए आया है। तो भैया अलॉटमेंट पे कितना एडवांस आया था कविता का, 25,000 आया था। अब अलॉटमेंट पे कैपिटल के कितने मंगाने, 20,000, कितने मंगा रहे, 20,000। तो 25 में से 20,000 तो मानेंगे किसका आ गया, शेयर कैपिटल का है, किसका है, शेयर कैपिटल का। तो 25 में से 20,000 तो शेयर कैपिटल का हो गया, अभी 5,000 बचा है, तो वो मानेंगे कि 20,000 में से 5,000 की प्रीमियम आ गई, यानी इसने रिमेनिंग जो प्रीमियम बचा 15,000 का वो पे नहीं करा। यानी कविता ने जो 15,000 नहीं दिए ना अलॉटमेंट पे, ये काय के पे नहीं करें, अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम मंगा रहे थे वो इसने पे नहीं करें। मैं क्लास में जब भी क्वेश्चन कराए आपको इस तरीके से, जब शेयर इश्यू होता है प्रीमियम पे और प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं, तो मैंने हर क्वेश्चन में इस तरीके से आपको चेक करवाया था, ठीक है ना। इसका इफेक्ट अभी फोर फीचर की एंट्री पे आएगा, बिना चेक करे ये पता लगता नहीं, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन में आपको चेक करवाया था। अब आपने अगर चेक नहीं करा होगा तो फुल फीचर की एंट्री क्या हो सकती है, गलत हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, आते हुए भी गलत हो जाएगी। इसलिए हर क्वेश्चन में जब भी ऐसा हो कि शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है, प्रीमियम अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं और किसी शोल्डर ने अगर इस तरीके से अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही चेक करना है कि अलॉटमेंट पे इसका कितना कैपिटल नहीं दिया और कितना प्रीमियम नहीं दिया, क्योंकि इसका इंपैक्ट अभी फोर फीचर की एंट्री पे आएगा। चलो अब देखते हैं अलॉटमेंट, अपन को एंट्री पास करने का है कि अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। अभी तक क्या किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, शेयर्स अलॉट करे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करा, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया था उसको आगे एडजस्ट कर दिया, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब एंट्री पास करनी है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो बात आती है कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, 2 लाख शेयर्स अलॉट करे थे, अलॉटमेंट मनी 4 पर शेयर है, तो 2 लाख इंटू 4 के हिसाब से कितने मंगाने, 8 लाख मंगाने। भैया 8 लाख में से 5 लाख तो ये एडवांस आ गए थे, बिल्कुल आ गए थे, 8 में से 5 लाख रुपीज एडवांस रिसीव हो गए थे। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 3 लाख, और जो बैलेंस बचा उसमें से कविता ने ये 15,000 पे नहीं करे, कविता ने 15,000 पे नहीं करे, यानी आपको अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ, 2,85,000। समझ में आया क्या, दोबारा देख लो फटाफट कि 2 लाख इंटू 4 के हिसाब से 8 लाख मंगाना था, आउट ऑफ 8 लाख 5 लाख रुपीज ऑलरेडी एडवांस आ गया, बैलेंस कितना बचा 3 लाख, और जो बैलेंस बचा उसमें से कविता ने ये 15,000 पे नहीं करे, यानी आपको अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, 2,85,000 आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहे हैं। क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2,85,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,85,000। समझ में आ गई बात। नाउ नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 3। अब 2 लाख में से क्या कह रहा है कविता, जिसको हमने ये 10,000 शेयर्स अलॉट किए थे, कह रहा है इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। अब फर्स्ट कॉल पे तो कुछ भी एडवांस नहीं आया ना, फर्स्ट कॉल पे कुछ एडवांस नहीं है, मतलब फर्स्ट कॉल का पूरा ही अमाउंट पे नहीं करा कविता ने। तो आउट ऑफ 2 लाख एक शेयर होल्डर है कविता जिसको हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल हमें रिमेनिंग 1,90,000 से रिसीव हो रहा है। तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू 3 टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,90,000 इंटू 3, राइट, ठीक है। अब कह रहा फर्स्ट कॉल के बाद इस कविता के ये 10,000 शेयर्स अपन ने फॉरफिट कर लिए। शेयर काय पे इशू हुआ था, प्रीमियम, प्रीमियम काय पे मंगा रहे अलॉटमेंट, और कविता ने अलॉटमेंट पे 15,000 का प्रीमियम पे नहीं करा है। तो क्या एंट्री होती है फोर फीचर की, जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है हमेशा, शेयर कैपिटल अकाउंट। किससे डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। तो कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल, कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल, 5 एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज, 5 + 2 + 3 10 रुपीज कॉल्ड अप हो गए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10। उसके बाद अगर आपका प्रीमियम ड्यू हो चुका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है, जो यहां ड्यू हो गया था पूरा, ये ड्यू करा था प्रीमियम को बट रिसीव नहीं हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट वो रिसीव नहीं होता,
तो जो प्रीमियम रिसीव नहीं होता उसको शेयर्स फॉरफिट करते समय उस अमाउंट से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है। तो कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ? 15,000 रुपीज का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 15,000। अगर क्या होता अगर ये चेक नहीं करते ना इस तरीके से, तो आपको पता है भैया कविता उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट पे प्रीमियम मंगा रहे मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, ये तो आपको पता है। लेकिन आप यहाँ पे क्या करते, ये कर देते 10,000 इंटू 2, 20,000 से कर देते, गलत हो जाता। कविता ने एट द टाइम ऑफ फुल फीचर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है कब? जब प्रीमियम ड्यू हो जाए बट रिसीव ना हो। लेकिन कितना प्रीमियम डेबिट होता है? जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कविता से 20,000 का प्रीमियम मंगाना था, उसमें से 5,000 का प्रीमियम वो दे चुकी, तो रिमेनिंग 15,000 का प्रीमियम है जो इसने पे नहीं करा। तो ये जो 15,000 का प्रीमियम है ये ड्यू हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। तो जो प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता उसी को शेयर्स फॉरफिट करते समय डेबिट किया जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 से। क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए? 15,000। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 15,000। और क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे पूरे नहीं दिए, कितने? 10,000 टू 3। और क्या फॉरफिट करेंगे अब? यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज, और क्या क्रेडिट होगा फॉरफीचर की एंट्री में? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट क्रेडिट करते हैं? जो कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो क्रेडिट करते हैं। तो कितना कैपिटल अमाउंट मिला है? कविता ने एक तो 50,000 ये दिए थे एप्लीकेशन पे, तो एक तो अपन ये फॉरफिट करेंगे, और ये अलॉटमेंट पे भी तो 25,000 दे चुकी है तो ये भी तो फॉरफिट होगा। लेकिन क्या इस 25,000 में से कैपिटल कितनी है? कैपिटल तो 20,000 की है, 5,000 तो काय के हैं? प्रीमियम के, और प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता है। तो इस 25,000 में से कैपिटल अमाउंट तो 20,000 ही है, रिमेनिंग 5,000 तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और सिक्योरिटी प्रीमियम को फॉरफिट नहीं करते। तो क्या फॉरफिट होगा? 50,000 तो ये और 20,000 ये, तो 50 और 20 ये 70,000 हम इसके क्या करेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। आई क्या बात समझ में? तो ये आपके 2024 में क्वेश्चन आया था, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। समझ में आई क्या बात? क्लियर है? तो हमेशा इसको इस तरीके से चेक करना है कि जब शेयर इश्यू हो काय पे? प्रीमियम पे, और प्रीमियम जिस भी कॉल पे प्रीमियम नहीं मंगा रहे हैं उस कॉल का पैसा अगर शोल्डर ने नहीं दिया तो आप इस तरीके से इसको चेक करोगे कि कितना प्रीमियम दिया कितना नहीं दिया, उसको चेक करना है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका 2024 मेन एग्जाम का। क्या कह रहा है? चांद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ₹10 each at a premium ₹2 per share. The amount was payable as follows. 4 एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे ही मंगाया जा रहा है। ठीक है क्या? 5 मंगा रहे हैं अलॉटमेंट पे, बैलेंस मंगा रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1,80,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, विच द एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर वर रिजेक्टेड। तो 1 लाख शेयर इशू करने थे, 1,80,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो इसमें से कह रहा है 30,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, और जो रिमेनिंग बचे ना 1,50,000 रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को, उनको प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो गया। कह रहे मानसी होल्डिंग 5,000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कह रहे मानसी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है एंड इस शेयर वर फॉरफिटेड। कह रहा है इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फटाफट क्वेश्चन देखो। एक कंपनी है जो अपने 1 लाख शेयर इशू कर रही है, 10 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम के हिसाब से 12 में इशू हो रहा है। एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 4 में से 2 कैपिटल हो गया, 2 प्रीमियम हो गया। अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं 5 और फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं 3। कह रहे हैं 1,80,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, आउट ऑफ 1,80,000 30,000 को कह रहे हैं रिजेक्ट कर दिया, नील कुछ भी नहीं दिया, और जो रिमेनिंग बचे 180 में से 30 तो ये हो गए, रिमेनिंग कितने बच गए? 1,50,000, उसको ये 1 लाख शेयर अलॉट हो गए प्रो रेटा बेसिस पे। कह रहे मानसी जिसको 5,000 शेयर्स अलॉट हुए थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, एंड आफ्टर फर्स्ट कॉल उसके शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट कर दिए। अब इसकी एंट्री पास करनी है, बस इतना ही कह रहा था क्वेश्चन। तो फर्स्ट एंट्री काय की पास करते हैं? फर्स्ट एंट्री पास होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की।
तो कितनी एप्लीकेशन आई है? 1,80,000 एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन मनी कितना है? 4 पर शेयर। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 इंटू 4 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000 इंटू 4। सेकेंड एंट्री क्या की करोगे? शेयर्स को अलॉट करने की। कितने शेयर अलॉट करने? 1 लाख शेयर्स अलॉट करने। कितने शेयर अलॉट करने? 1 लाख शेयर्स अलॉट करने। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 4, 4 में से 2 कैपिटल है, तो 2 शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 2 एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख इंटू 2। थर्ड एंट्री क्या की करेंगे? अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 5 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 5। नेक्स्ट एंट्री काय की होनी चाहिए थी? नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी काय की? अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। लेकिन क्या हुआ? 1 लाख शेयर इश्यू करने थे, 1,80,000 एप्लीकेशन आ गई, तो 80,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो 80,000 एप्लीकेशन मनी एक्सेस में रिसीव हुआ है, 80,000 एप्लीकेशन जो एक्सेस में रिसीव हुई है, तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है, इसको आगे आपने कहाँ एडजस्ट करा? तो उसकी अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और उसके लिए बनाएंगे अपन एक वर्किंग नोट। कैसे बनता है? फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं? टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर इसमें से जो अमाउंट एप्लीकेशन पे एडजस्ट करा, जो अलॉटमेंट पे करा फर्स्ट कॉल पे, और जो रिफंड करा। सबसे पहले कैटेगरी ए, कितनी एप्लीकेशन आई है? 30,000। एप्लीकेशन मनी 4 पर शेयर है, तो 30,000 टू 4 के हिसाब से 1,20,000 है। क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया इस कैटेगरी में। तो फिर ना तो ये पैसा एप्लीकेशन पे एडजस्ट होगा, ना अलॉटमेंट पे, ना फर्स्ट कॉल पे। ये पूरा का पूरा 1,20,000 रिफंड कर देंगे। बी कैटेगरी, कितनी एप्लीकेशन आई है? 1,50,000। एप्लीकेशन मनी 4 पर शेयर है, तो 1,50,000 टू 4 के हिसाब से 6 लाख आए। कितने शेयर लॉट हुए? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 4 के हिसाब से 4 लाख रुपीज एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो आउट ऑफ 6 लाख 4 लाख रुपीज हमने एडजस्ट कर दिए एप्लीकेशन पे। तो 6 में से 4 लाख एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए, रिमेनिंग कितने बच गए? 2 लाख। अब आपको अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? इस कैटेगरी में 1 लाख शेयर अलॉट हुए, अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर है, कितने मंगाने? 5 लाख रुपीज मंगाने। अलॉटमेंट पे कितने मंगाने? 5 लाख। जबकि आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट तो कितना है? 2 लाख ही है। कितना है? 2 लाख रुपीज ही है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट 2 लाख है, तो ये पूरा का पूरा 2 लाख का एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट पे आगे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करने के लिए अमाउंट नहीं है। तो 6 में से 4 लाख रुपीज एडजस्ट हो गए। आउट ऑफ 6 लाख 4 लाख रुपीज एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे, और 2 लाख रुपीज हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। तो आगे फर्स्ट कॉल के लिए कुछ नहीं है, और ना कोई अमाउंट यहाँ पे रिफंड होगा। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई, उसमें से 2 लाख तो हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, और 1,20,000 कर दिए क्या? रिफंड। तो क्या होगी एडजस्टमेंट एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किससे? जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है। कितनी आई है? 1 लाख शेयर इश्यू करने थे, 1,80,000 एप्लीकेशन आ गई, तो 80,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हुई हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 80,000 इंटू 4 कितने? 3,20,000। तो आउट ऑफ 3,20,000 हमने 2 लाख तो एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, और 1,20,000 हमने कर दिया क्या? रिफंड। तो बात आती है अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा? 1 लाख इंटू 5 के हिसाब से 5 लाख रुपीज मंगाने। 1 लाख शेयर्स है ना, एक 1 लाख शेयर, और अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर है, कितने मंगाने? 5 लाख मंगाने। आउट ऑफ 5 लाख ये 2 लाख रुपीज एडवांस में रिसीव हो गया, तो यानी अब अलॉटमेंट पे आपको कितना रिसीव होगा? 3 लाख रुपीज आपको अलॉटमेंट पे रिसीव होंगे। तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की? नेक्स्ट एंट्री पास होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। कितना? 1 लाख इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 3। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 3। ये 1 लाख होगा, गलती से 2 लिख दिया, इट इज 1 लाख। 1 लाख इंटू 3। अब 1 लाख में से क्या करें? एक मानसी जिसको हमने 5,000 शेयर्स अलॉट किए थे, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 1 लाख में से एक शेयर होल्डर है मानसी
जिसको आपने 5000 शेयर्स अलॉट किए थे, इसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल आपको रिसीव हो रही है किससे, 95,000 शेयर होल्डर से आपको फर्स्ट कॉल क्या हो रहा है, रिसीव हो रही है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 टू 3 टू शेयर फर्स्ट कॉल 95,000 इंटू 3। अब कह रहा है फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। शेयर काय पे इशू हुआ था, प्रीमियम, प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं, एप्लीकेशन पे, और इसके शेयर क्यों फोरफीट हो रहे हैं, क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। यानी इसके केस में हम यहाँ पे क्या हुआ, प्रीमियम ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया, ड्यू भी हो गया और रिसीव भी हो गया। तो फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब भी शेयर फोरफीट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है किससे, कॉल्ड अप कैपिटल, कितनी है कॉल्ड अप, एप्लीकेशन पे कैपिटल की 2, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 3, ये सभी मंगा लिया है, तो 2 + 5 + 3 कॉल्ड अप कैपिटल होगी 10। क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 5000 इंटू 3 और टू शेयर फोरफीचर, फोरफीचर में कितना आएगा, फोरफीचर में कितना आएगा, देखो ये एप्लीकेशन दे चुका है, तो एप्लीकेशन पे 4 दिए हैं, लेकिन 4 में से शेयर कैपिटल कितने की है, 2 की, और 2 तो प्रीमियम है, शेयर कैपिटल 2 है, क्या कह रहा है, इसने एप्लीकेशन पे 4 दिए हैं, तो इस 4 में से शेयर कैपिटल तो 2 की है ना, बाकी 2 तो प्रीमियम है, तो केवल कैपिटल अमाउंट ही तो फोरफिट करते। और क्या दिया इसने, अलॉटमेंट दिया है, अलॉटमेंट पे कितने दिए हैं, 5 रुपीज इसने अलॉटमेंट पे दिए हैं, तो टोटल ये 7 रुपीज दे चुका है, तो ये 7 रुपीज हम इसके क्या करेंगे, फोरफिट कर लेंगे। समझ में आई क्या हुआ, इसने एप्लीकेशन पे 4 रुपीज दिए थे, बट फोरफिट क्या होता है, जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है केवल वही फोरफिट किया जाता है, तो 4 में से 2 रुपीज, इस 4 में से 2 रुपीज तो किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम का है, तो कैपिटल अमाउंट तो 2 रुपीज ही है, तो यही फोरफिट होगा, और एक इसने अलॉटमेंट के 5 दिए, तो ये फोरफिट करेंगे, तो टोटल कितना फोरफिट होगा, 7 रुपीज फोरफिट होंगे, तो टू शेयर फोरफीचर 5000 इंटू 7। बस इसकी एंट्री यहां तक ही करनी थी इस क्वेश्चन में। समझ में आई क्या बात। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में बाकायदा आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, उस जर्नल के फॉर्मेट में जर्नल एंट्री करेंगे विथ नरेशन, और अमाउंट पूरे कैलकुलेट करके लिखने, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया 1,80,000 टू 4, एग्जाम में पूरा कैलकुलेट करके लिखना है अमाउंट, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो कैसे सॉल्व करना है, पूरा जर्नल का फॉर्मेट बना के विथ नरेशन और अमाउंट भी कैलकुलेट करके लिखने, ऐसे नहीं लिखने, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखा है। समझ में आ गई बात। चलिए कल अपन इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें अपन 2004 के कंपार्टमेंट के में जो क्वेश्चन आए इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में से वो डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया। तो जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही तुरंत कल लेक्चर अपलोड होता है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।